वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली ये रिलीज हुआ है 3 मई को, और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है काफ़ी गड़बड़ नज़र आई है। चलिए विस्तार में देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इंडिया की जो रैंकिंग है ये 161 रैंकिंग आई है। हालांकि पिछली बार हमारी जो रैंकिंग थी वो 150 थी आउट ऑफ 180 कंट्री। लास्ट ईयर भी 180 कंट्रीज को ही कैलकुलेट किया गया था, उस समय हमारी रैंकिंग 150 थी। इस बार हमारी रैंकिंग 161 आई है, यानी टोटल 11 रैंक्स हम स्लिप हुए हैं, डाउन गए हैं। इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसको रिलीज कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये एक एनजीओ है जो कि पेरिस में हमको देखने को मिल जाता है, एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है। हालांकि ये बड़ा ही रेपुटेड और विश्वसनीय एनजीओ माना जाता है दुनिया की नज़रों में, क्योंकि ये एज ए कंसल्टेंट की तरह काम करता है विद द यूनाइटेड नेशन, यूएनएसको, यूरोप ऑफ काउंसिल, काउंसिल ऑफ यूरोप एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी। ठीक है, फ्रैंकोफोनी के साथ ये मिलकर काम करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी क्या है? ये बेसिकली 54 कंट्रीज का ग्रुप है जहां पर फ्रेंच बोली जाती है, जहां पर फ्रेंच बोली जाती है। और इसके अलावा टोटल इसकी मेंबरशिप है वो 88 मेंबर हैं, इसमें 88 मेंबर हैं, जिनमें से 54 कंट्री हैं और बाकी अलग एनजीओज हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बाकी बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। तो ये 3 मई को रिलीज होता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसे 1993 में इसे अडॉप्ट किया गया था। हालांकि इसका जो रिकमेंडेशन है वो यूनेस्को जनरल असेंबली द्वारा 1991 में ही आ गया था। इसका रिकमेंडेशन 1991 में यूनेस्को जनरल असेंबली द्वारा आ चुका था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में इसे अडॉप्ट किया है। इसीलिए 1991 में जिस दिन इसे अडॉप्ट किया गया था यूनेस्को द्वारा, उस दिन को बोला जाता है विंडॉक डिक्लेरेशन। तो कई बार पूछ लेता है कि विंडॉक डिक्लेरेशन क्या है। तो यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा था, एक रेजोल्यूशन पास किया था, इसलिए इसे विंडॉक रेजोल्यूशन बोलते हैं, विंडॉक डिक्लेरेशन बोलते हैं। इस बार इसकी थीम क्या रही है? कई बार क्वेश्चन में हमसे थीम पूछी जाती है, तो 2023 की थीम आप याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या थीम है इसकी? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अच्छा, ये जो फ्रेज है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये दे रखा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स, और ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये हमारी थीम रहेगी, कृपया इसको ध्यान में रखिएगा। तो रैंकिंग हम देख चुके। हम अपने नेबर्स की बात करें, हमारे पड़ोसी किस हाल में हैं, तो सब पड़ोसी हमसे अच्छी हालत में हैं, सिवाय 2 पड़ोसी हमारी हमसे ज़्यादा बुरी हालत में हैं। एक तो चाइना हमसे बुरी हालत में है, और बांग्लादेश हमसे गिरी हुई है, कह सकते हो बुरी हालत में है। भूटान काफ़ी बेहतर पोजीशन बनाए हुए है, 90 की पोजीशन है। श्रीलंका हालांकि क्राइसिस के बाद भी इसकी पोजीशन काफ़ी ठीक है, 135 है। पाकिस्तान 150 इसकी कंडीशन है। अफगानिस्तान 152। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो अफगानिस्तान पर उठता है कि सब अफगानिस्तान में तो तालिबान का राज चल रहा है, जिसमें जो फीमेल रिपोर्टर्स थी उनको बंद कर दिया गया है कि भाई आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, सिर्फ मेल ही रिपोर्टर रहेंगे। तो फीमेल्स को तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन की जा रही है, और वहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें पकड़ कर मारा जा रहा है। इंडिया के जो रिपोर्टर्स थे उन्हें डेपोटेट कर दिया गया है, दोबारा वापस इंडिया भेज दिया गया है कि आप यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद अफगानिस्तान की जो रैंकिंग है वो काफ़ी इंडिया से ठीक बताई गई है। अब यहीं पर पूरी इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ जाता है। ठीक है, हालांकि जो इंडिकेटर हैं जिनके बेसिस पर ये रैंकिंग देते हैं वो टोटल 5 इंडिकेटर हैं, जिनको स्टडी करने के बाद ये रैंकिंग डिसाइड करते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर हैं? यूपीएससी कई बार इंडिकेटर पूछ लेता है, तो इंडिकेटर याद रखिएगा। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। ये 5 पैरामीटर रहेंगे, इनको आप एक बार ध्यान में रखिएगा। सबसे बेहतर रैंकिंग किसकी रही है? तो टॉप पर रहा है नॉर्वे, देन आयरलैंड, देन डेनमार्क। टॉप 3 पोजीशन इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने बेसिकली एक्वायर करके रखी हुई है। अगर कभी आपको मौका मिले या कभी आप देखना, एक नोटिस करना कि जहां पर भी अच्छी चीजों की बात आती है तो वहां पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का दबदबा रहता है। ठीक है, सबसे बुरी हालत में और टर्की बुरी हालत में है, इंडिया बुरी हालत में है, चाइना बुरी हालत में है। ये कंट्रीज ज़्यादा बुरी हालत में बताई गई हैं। हालांकि लोएस्ट रैंकिंग जिन्हें मिली है वो वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का समझ में आता है कि साहब यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो डिजर्व करते हैं। चाइना
कुछ हद तक बोल सकते हो। वियतनाम सरप्राइजिंग है कि वियतनाम में भी जो बॉटम की लिस्ट में आए हैं, बॉटम थर्ड में आए हैं। इंडिया की जो इंडिया के जो विचार थे, इंडिया के बारे में जो विचार थे, पहले 2022 में ये कहा जाता था कि इसमें प्रॉब्लमेटिक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे प्रेस फ्रीडम प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे समस्याएं चल रही हैं। अब इससे बहुत बैड कंडीशन बोला जा रहा है, तो वेरी बैड कंडीशन है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया की जो परिभाषा है फ्रीडम के बारे में, प्रेस फ्रीडम के बारे में, काफ़ी खराब शब्दों में इसकी तुलना की गई है, वेरी वेरी बैड बोला गया है इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लमेटिक। देख लेते हैं इंडिया की रैंकिंग किस तरीके से रही है हिस्ट्री में। तो 2016 में हमारी जो रैंकिंग है वो 133 रही है, और लगातार 2016 के बाद से हमारी रैंकिंग कभी 2 पॉइंट, कभी 3 पॉइंट, कभी 5 पॉइंट गिरती आई है। लेकिन 2022 से 2023 में सबसे ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलती है पूरे 11 पॉइंट्स की गिरावट। तो ये हमारे लिए चिंताजनक है अगर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को मानते हैं तो। ठीक है, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड किस हालत में है, तो वर्ल्ड आप देख सकते हो जो एशिया है, ठीक है, ये पूरा एशिया पूरा रेड जोन हो रखा है, यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। रशिया बेसिकली हो सकता है कि हाँ भाई रशिया और फ्रांस और यूएस की नहीं बन रही है, तो ये भी रेड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जब जहाँ पर भी आपको रेड दिखाई दे रहा है, ये सारे बैड कंडीशन में है, बहुत बुरी हालत में है। सरप्राइजिंगली आपको यहाँ पे वेनेजुएला दिखाई देगा जो कि बुरी हालत में बताया गया है। ठीक है, इसके लिए रीजंस क्या रहे हैं, तो रीजंस जो इस रिपोर्ट के अनुसार बताए गए हैं वो कुछ इस तरीके से बताए गए हैं। द इंक्रीज वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, तो जर्नलिस्ट के खिलाफ काफ़ी सारी वायलेंस हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिल रहा है कि एक मीडिया है, एक मीडिया का पूरा तबका है जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो रखा है। और अगर जो बड़े आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्हें ओलिगार्की कंट्रोल कर रही है। ओलिगार्की क्या होता है, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट पैसे वाले लोग जो कि इसे कंट्रोल कर रहे हैं। उन कैपिटलिस्ट का टाई किसके साथ है, गवर्नमेंट के साथ। तो ऐसे समझो ओलिगार्की क्या होती है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि सरकार के साथ मिलकर टाई अप करके या नेक्सस के थ्रू काम कर रहे हैं, ऐसे चीज को हम बोलते हैं ओलिगार्की। तो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को इन कॉर्पोरेट हाउसेस ने या कॉर्पोरेट बिजनेसमैन ने खरीद रखा है और इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक ये एक्विजिशन ऑफ मीडिया आउटलेट्स विद द पॉलिटिकल लीडर्स, ये हम बोल सकते हैं। बाकी और रिपोर्ट्स क्या कहती है, रिपोर्ट्स इंडिया के बारे में जो इसके शब्द हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आते हैं। ये एज सच रिपोर्ट है जो इंडिया के बारे में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम बोलती है। क्या बोलती है, पॉलिटिकली पार्टीशन, वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप। ठीक है, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इन इंडिया इज इन क्राइसिस। तो लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी है इसमें ये क्राइसिस की कंडीशन में, तो क्राइसिस एक काफ़ी नेगेटिव वर्ड होता है अगर हम बात करें तो। और कैटेगोरिकली साफ साफ इसमें लिखा गया है कि भाई 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, इनके आने के बाद लगातार ये गिरती जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी लीडर हैं बीजेपी के, तो इसमें बीजेपी का नाम भी मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ इसमें ये भी लिखा गया है कि जो हिंदू नेशनलिस्ट का जो एजेंडा चल रहा है, जो बातें चल रही हैं, ये भी कहीं हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो हो सकता है कि बहुत से लोग इस भाषा से या इस आरोप से एग्री ना करें। बाकी और भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं, जैसे एक व्यक्ति हमारा 2023 में अब तक एक जर्नलिस्ट मारा जा चुका है, 10 को डिटेन किया गया है। ये रिपोर्ट्स के आधार हैं जिसके अनुसार इन्होंने हमें रैंकिंग दी है। ठीक है, कश्मीर रिपोर्ट्स के बारे में इन्होंने बात की है कि कश्मीरी जर्नलिस्ट को पकड़ लिया गया था। बीबीसी के ऑफिस पर अभी रिसेंटली इनकम टैक्स ने रेड किया है, क्योंकि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें मोदी जी को कुछ दिखाया गया था कि भाई मोदी जी के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जिसके बाद ही ये चीज़ें चली थी। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र में एक रिपोर्टर की मर्डर हो गया जिसने एक स्टोरी कवर की थी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी स्टोरी कवर की थी, तो उनका मर्डर हो जाता है। एनडीटीवी को एक्वायर किया जाता है, तो एक्विजिशन ऑफ मीडिया आउटलेट्स इस तरफ इशारा करता है। और रवीश कुमार का वहाँ से निकलना एक प्रेस फ्रीडम के लिए चिंताजनक बात बताई गई है। बाकी इंडिया और ट्विटर के बीच में घमासान चलता है कि भाई ट्विटर बोलता है कि हम जो भी लिखना चाहता है वो बोलने देंगे, इंडिया बोलती है कि नहीं, इन ट्वीट्स को डिलीट करिए। तो इंडिया और ट्विटर के बीच में जो विवाद रहा है, ये भी एक बड़ा कारण रहा है। इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया गवर्नमेंट क्या बोलती है, तो सरकार साफ साफ इसे रिजेक्ट कर देती है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इनके क्वेश्चन
इनकी मेथडोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, इनके आधार पर इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर आप बोलते हैं कि देखो यार हम एग्री नहीं करते हैं, बाकी जो भी रैंकिंग आई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से हम इसको मानते ही नहीं है, ठीक है। और वो काफ़ी कहते हैं काफ़ी लो सैंपल साइज लिया गया है, कुछ कुछ चीज़ों को ही देखा गया है, बाकी इन्होंने ग्राउंड पर कोई जाके रिपोर्टिंग की नहीं है, तो ये हमारे लिए किसी काम के नहीं है। तो फंडामेंटल ऑफ डेमोक्रेसीज एंड क्वेश्चनेबल मेथोडोलॉजी के आधार पर ये रिजेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली इंडिया रिजेक्ट ही करेंगे, कोई भी सरकार होगी वो अपने नेगेटिव्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बाकी एज ए स्टूडेंट और एज ए इंडियन आप डिसाइड करिए कि आपको भारत सरकार की बात माननी है या इन जो रैंकिंग्स आ रही हैं इन पर रिलाय करना है। ब्लाइंड फेथ किसी पर मत करिए, आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें दोनों ही मैंने आपके सामने रख दी हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फिर आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं